ये आपको डिफरेंट डिफरेंट नेम से आपके सामने आ सकती है चीज। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, या फिर फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। और एक फिर ये न्यूट्रल कैटेगरी है, जीरो कंडीशनल। तो टाइप 1 किस में आ जाएगा? फ्यूचर एक्शंस, फ्यूचर कंडीशनल। फ्यूचर कंडीशन क्या है? कि ये काम होना ही होना है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, इफ यू गेट रेडी इन टाइम यू विल कैच योर ट्रेन। तो ये सारे क्या है? फ्यूचर कंडीशन है। ऐसा इसमें कुछ है नहीं कि आप कर ही नहीं पाओगे इनको। दे आर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग्स। ऐसे हम काम बहुत सारे करते हैं। इफ यू स्लीप इन टाइम यू विल वेक अर्ली, इफ यू ईट लेस यू विल रिमेन हेल्दी। तो ये सारी वो कंडीशंस हैं कि उनका एक्शन फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज हैं, फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज की तरफ ले ही जाता है। एक ये दूसरी क्या है? ये हाइपोथेटिकल या अनरियल। सेकंड कंडीशन अनरियल या हाइपोथेटिकल। ये सिर्फ वी विश इट टू बी देयर। जो जितने भी विश वाले सेंटेंसेस होते हैं, आई विश आई वर अ किंग या इफ आई वर अ किंग, सो ये तरह की जो है, जो अनरियल कंडीशंस जो कभी होंगी, होने के इनके चांसेस ना के बराबर है। ना कि क्या मतलब? दे आर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग्स टू हैपन इन योर लाइफ अगेन। थर्ड कंडीशनल क्या है? कि यू रिफर टू सम पास्ट एक्शन दैट यू कुड हैव डन, दैट यू शुड हैव डन, दैट if conditions allowed you could have done, and if you had done, the the situation would have been slightly different or entirely different, altogether different. So ये it refers to पास्ट कंडीशन। और ये क्या हुआ है? हैबिचुअल एक्शन। जीरो कंडीशनल क्या हुआ है? हैबिचुअल। हैबिचुअल और कॉमन अकरेंस, नेचुरल फिनोमिनन। ये कंडीशन सिर्फ कहने के लिए, दिखने भर की कंडीशन है, लेकिन आपको पता है कि ये इस एक्शन को करते ही दूसरा काम होगा ही होगा। इट इज सिंपली द रिएक्शन और द रिस्पॉन्स ऑफ डूइंग समथिंग, एंड इट हैपेंस टू बी देयर ऑलवेज। फर्स्ट कंडीशनल या टाइप 1 जो किसको? फ्यूचर प्रोस्पेक्ट उनको शो करता है। सो इट रिफर टू, they refer to the future happenings और consequences और results। कंडीशनल क्लॉज देखिए, जो इफ क्लॉज होगी, इफ क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज, या फिर आपकी जो एडवर्ब क्लॉज इसमें, या आप सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज, सब हैं एक ही जिसमें इफ वाली क्लॉज है। सब हैं एक ही, चाहे इफ क्लॉज कह दीजिए, कंडीशनल क्लॉज कह दीजिए, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन कह दीजिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज कह दीजिए, डिपेंडेंट क्लॉज कह दीजिए, सब हैं एक ही। ये किस में रहेंगी? आपकी प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट। दूसरा, कि उसके लिए यूज करोगे आप ये जो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे परसुएशन, आप किसी को परसुएट करते हो, या फिर आप वार्न करते हो, वार्निंग देते हो, थ्रेटन करते हो, कोई थ्रेट हुई, नेगोशिएट करते हो, एडवाइस करते हो, प्रपोज करते हो, सजेस्ट करते हो, उस तरह के एस्पेक्ट्स को आप इसमें फर्स्ट कंडीशन में शो कर सकते हो। और जैसे दो क्लॉजेज होंगी इसमें, तो इफ क्लॉज तो सिंपल प्रेजेंट में, और मेन क्लॉज किसमें होगी? इसकी स्ट्रक्चर आप ऐसे कह लीजिए, एक तो इफ क्लॉज और फिर एक आपकी हुई मेन क्लॉज। इफ क्लॉज किसमें हुई? आपकी प्रेजेंट। मेन क्लॉज किसमें हुई? फ्यूचर। इज में यूज कर सकते हो एम, आर, डू, डस। हैव, सिर्फ हैव या हैज, इनको आप यूज कर सकते हो, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब वन, या फिर एस, ई एस और एस लगा। यहां पर आप सिर्फ क्या यूज करोगे? विल या शैल एंड देन वर्ब वन। विल शैल के इनफैक्ट बाद में हम क्या कहते हैं उसको? विल शैल, मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू। इन सब के बाद में जो वर्ब आती है उसको हम क्या कहेंगे? बेयर इन्फिनेटिव उसको कहोगे। ये आपके स्ट्रक्चर रहने वाली है जो आपके फर्स्ट कंडीशन के सेंटेंसेस होंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए इनके। इफ वाली क्लॉज जो होती है ना, नॉर्मली हम पहले रखते हैं, जितने भी कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल के सेंटेंसेस होते हैं फर्स्ट कंडीशन के, वो प्राइमरली पहले ही रखते हैं, और उनको अगर बाद में भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम उनमें है नहीं। पहले रखोगे तो एक चीज बस ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां से मेन क्लॉज स्टार्ट होगी वहां पे कॉमा भी आपको सेपरेट करने के लिए लगाएंगे। ये आपकी एक क्या क्या शो करेगी? इफ इट गेट्स कोल्ड टुनाइट, यानी कि आप यू आर ट्राइंग टू वार्न, यू आर ट्राइंग टू परसुएड समबडी टू डू और नॉट टू डू समथिंग। फिर क्या है? आई शैल टर्न ऑन द हीटिंग। अब ये एक फ्यूचर रिजल्ट है जो कि अगर ऐसा हुआ तो करना पड़ेगा। आई विल डू, आई शैल। तो ये फ्यूचर को ये रिफर कर रहा है, फ्यूचर एक्शन को रिफर कर रहा है। इफ दिस सिचुएशन हैपेंस, इफ दिस हैपेंस,
सो इट विल बी डन। तो यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है कि इसको फ्यूचर में रखने की कोई जरूरत नहीं है, फ्यूचर में रख दिया तो गलत हो जाए। ये पहला जो मेन क्लॉज है इसको आप स्टार्टिंग में भी रख सकते हो और वहां पे भी फ्यूचर में रहेगी। इफ वाली क्लॉज जो होगी वो इसी में रहेगी, प्रेजेंट में ही रहेगी, उसकी स्ट्रक्चर प्रेजेंट में रहेगी, चाहे पहले आई है चाहे बाद में आई। पहले लगाओगे तो यहाँ पे कॉमा भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा, और आप इसको बाद में लगा सकते, टाइप 2 या सेकंड कंडीशन। एंड इट रिफर्स टू अनरियल हाइपोथेटिकल कंडीशन। काश मैं राजा होता, काश मैं दोबारा बच्चा बन जाता। सो इट रिफर्स टू समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल और कॉन्ट्रेरी टू द नेचुरल फिनोमिनन, कॉन्ट्रेरी टू द नेचुरल फिनोमिनन, जो हो ही नहीं सकती, जो नेचुरली पॉसिबल नहीं है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जो हो ही नहीं सकता, उसके लिए आप बात करते हो, वो सारे सारे टाइप 2 में आ जाएंगे। इट इज दैट सिंपल। इसमें भी इफ क्लॉज होगी एक, और इफ की जगह कोई और दूसरा कंजंक्शन भी यूज हो सकता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक फिर मेन क्लॉज। इफ क्लॉज किस में रहेगी? डिड में हो सकती है, सेकंड फॉर्म में हो सकती है। इन दोनों को क्या कहा जाएगा? पास्ट, सिंपल पास्ट में। यहाँ पे सिर्फ हैड भी हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ हैड होगा। तो हैड वाले सेंटेंसेस आपको एकदम से व्हेन यू आर फेसिंग द प्रेशर ऑफ द एग्जामिनेशन, तो वहां पे आप हैड को परफेक्ट एकदम से समझ करके और आंसर उस तरीके से लगा दो, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए हैड को देखते ही बड़ा ध्यान से करना है। डिड और डिड नॉट वो हो सकता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो सकती है, यानी कि सिंपल पास्ट में, और हैड अपने आप में हो सकता है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म होगी, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल होगा, तब ही परफेक्ट में वो जाएगा। इसको बड़े ध्यान से समझना। और यहां पर जो आएगा वो किस में जाएगी? वुड में। ये वाली जो मेन क्लॉज होगी वो किस में जाएगी? वुड में। कोई दूसरी अगर यहाँ पे पास्ट में है और यहाँ पे शुड यूज किया हुआ है, कुड यूज किया हुआ है, तो वो भी चल जाएगा, लेकिन जो कॉमन रूल है वो वुड का है। बाकी जो वो डिपेंड करता है कि कौन सा बंदा क्या यूज कर रहा है, उसमें भी एक क्लॉज की स्ट्रक्चर फॉलो की जाएगी। यहाँ पे ऐसे ही होगा ना, तो दोनों दोनों क्लॉजेस की स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन नहीं होंगे, उनमें से दोनों में से अगर एक में मॉडिफिकेशन किया हुआ है तो एक रेगुलर होगी, जो आपका नॉर्मल रूल्स को फॉलो करती है, तभी वो उसमें समझी भी जाएगी। अगर दोनों में आपने यहाँ पर आपने पास्ट भी यूज नहीं किया और यहाँ पे वुड की जगह कुड यूज कर लिया, तो फिर वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपने इधर वुड यूज किया, इधर मॉडिफिकेशन कर दिया, इधर यही स्ट्रक्चर फॉलो किए, इधर वुड की जगह कुड कर दिया, तो सही हो जाएगा। वो डिपेंड करता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, वो कोई लैंग्वेज को किस तरीके से यूज करता है, नहीं करता है। लेकिन हम ग्रामर की जब बात करेंगे तो वो ऐसा ही रहेगा। इधर आपका डिड हो सकता है, डिड नॉट हो सकता है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो सकती है, इधर वुड ही रहेगा। इफ यू डिड नॉट अनॉय मी, यहाँ पे कॉमा लगाना है। आई वुड, देखिए ये सेंटेंसेस बड़े केयरफुली आपको ध्यान रखने हैं जब एग्जाम में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिड नॉट के साथ वुड एक अलग से पेज पे आपको पूरा पूरा वैसे लिख देते हैं। ये स्ट्रक्चर एज इट इज फॉलो होगी, इनमें कोई अगर डिफरेंस है तो वो गलत हो जाएगा। डिफरेंस में बस आपको थोड़ा सा वैसे समझना है कि एक तरफ मॉडिफिकेशन होगा तो एक तरफ एज इट इज फॉलो की जाएगी, दोनों तरफ इन दोनों को हटा करके अगर है तो वो गलत होगा। एग्जाम में बस यही चीजें दोनों तरफ मैच कर लेनी है कि एक जो प्रिंसिपल क्लॉज और एक जो ये कंडीशनल क्लॉज, इन दोनों में सिमेट्री है या नहीं है। आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग तो जैसे एज इट इज आने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के अकॉर्डिंग, एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है आपको कैसे कैसे सेंटेंसेस मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मिल सकते हैं। ये फोर्थ क्या है? जीरो कंडीशनल। टाइप 4 जो होगा वो क्या कहोगे उसको? जीरो कंडीशन। उसमें डू भी हो सकता है, डज भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, इज भी हो सकता है, वर्ब भी प्लस एस और ई एस भी हो सकता है, और यही सेम इधर होगा। और इनफैक्ट इधर फ्यूचर भी हो सकता है। ये आपका जीरो कंडीशन। जैसे इफ ही डिड नॉट अनॉय मी, तो आई वुड इस तरह से भी हो सकता है, और आई अपोस्ट्रोफे डी ये भी हो सकता है। अपोस्ट्रोफे डी के मतलब आई हैड भी होगा, आई वुड भी होगा। डिपेंड करेगा कि आप इसके बाद में जो आने वाली वर्ब है वो डिसाइड करेगी कि ये वुड की तरह यूज किया या हैड की तरह यूज किया। अगर देख लीजिए यहाँ पे इफ ही डिड नॉट अनॉय मी, तो यहाँ पे आई अपोस्ट्रोफी डी का मतलब आई वुड स्पेंड मोर टाइम इन ऑफिस। सो इफ आई गॉट एन इनविटेशन आई वुड गो देयर। तो अब यहाँ पे आई हैड इसको नहीं समझना, इसका मतलब आई हैड बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि गो से पता चल रहा है, गो सिर्फ वुड के साथ में फॉलो हो सकती है, हैड के साथ में गो फुल कभी भी फॉलो नहीं होगी। वुड हैव गॉन, गॉन अगर होता तब यहाँ पे हैड होता,
वुड फिर भी नहीं आता वहां पे अगर गॉन होता तो गो सिर्फ वुड के लिए आ सकता है। एक इसमें क्या होती है, इफ क्लॉज आपकी कैसे कैसे मिलेगी, इफ क्लॉज, और फिर इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, वर प्लस इन्फिनिटिव, ये स्ट्रक्चर भी आपको मिल सकती है, वर प्लस इन्फिनिटिव। तो वहां पे मेन क्लॉज में फिर आपको वही करना है, ये वुड में ही जाएगा। इसके आपके मीनिंग्स आप देखिए जब होते हैं, ये क्या होता है ना, इन ऑर्डर टू रिफर टू मोर टेंटेटिव, मोर हाइपोथेटिकल, इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। मतलब ये क्या है कि सिर्फ क्या है, इंटेंसिटी आपके हाइटेन कर दी, हाइपोथेटिकल, मोर पोलाइट, कई बार इस तरह की चीज भी होती है। एग्जाम्पल देखिए इसका, इफ द रिवर वर टू राइज above the height of the flood barrier there, यहाँ पे फिर वुड ही रहेगा। वुड बी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वुड बी, वुड यानी कि ये मेन चीज ये है, वुड हैव नहीं होगा, इतना भी ध्यान रखिए। वुड बी हो सकता है, वुड बी आईएनजी भी हो सकता है, वुड हैव नहीं हो, वुड हैव होगा तो फिर वो गलत हो गया। एब्सोल्युटली नथिंग वी कुड डू सेव, तो देयर वुड बी एब्सोल्युटली नथिंग वी कुड डू टू सेव द सिटी इफ द रिवर वर टू राइज। तो यहाँ पे ये वर प्लस इन्फिनिटिव, ये स्ट्रक्चर, ये हुई नॉर्मल स्ट्रक्चर, यानी सब्जेक्ट पहले, पहले कंजंक्शन, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर हुई। एक इन्वर्जन में क्या होगी, इफ हटा दीजिए और वर से स्टार्ट कर दीजिए, वर ही रियली इल। अब यहाँ पे आपने कुछ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, स्टार्टिंग की है वर से लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, तो यही फर्क हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क लग गया, यहाँ पे वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म भी लगेगी, और अगर कोई एक्शन हो रहा है, और अगर सिंपली लिंकिंग वर्ब के तौर पे तो वो ऐसे ही रह जाएगा, क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, वो इंटरोगेटिव हो जाएगा। वर ही रियली इल आई वुड फील मोर सिंपैथी, यह हुई इन्वर्जन। या इफ ही वर अ किंग। अब बस एक चीज आपको देखनी है कि यहाँ पर वर, इन सारे सेंटेंसेज में जो वर है वो वर क्या है, सब्जंक्टिव। ये बस पूछा जा सकता है आपको एक और डिफरेंट क्वेश्चंस में, व्हाट इज द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ दिस, या व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस वर्ब एज हैज बीन यूज्ड पर्टिकुलरली हियर। यहाँ पर यूज करने से आपको वर्ब तो पता ही है नॉर्मल क्या होती है वर्ब, लेकिन इस पर्टिकुलर सेंटेंस में यूज करने के बाद में इस सेंटेंस में इस वर्ब की आइडेंटिटी क्या होती है, तो वो क्या होगी, वर्ब। यहाँ पर आप बस ये समझ लीजिए, जब वर्ब एक अनरियल सिचुएशन को टाइप 2 वाले सेंटेंस में या सेकंड कंडीशनल वाले सेंटेंसेस में एक ही चीज है वो, तो वहां पर वो क्या होगी, वर्ब सब्जंक्टिव हो। थर्ड कंडीशनल में किस में आ जाएगा आपका, पास्ट, या पास्ट कंडीशनल भी इसको कहते हैं। ये बहुत इजी भी है कि जब आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिखेगी इफ वाली क्लॉज में, जो कंडीशनल क्लॉज है उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिख गया, तो वो थर्ड कंडीशनल का सेंटेंस हो गया। इट इज दैट सिंपल। ये कंडीशन तो शो करेगा लेकिन वो पास्ट की कंडीशन, यानी कि अब आप मूव कर चुके हो प्रेजेंट में, और यू आर सिंपली सपोजिंग व्हाट कुड हैव बीन डन। अगर ऐसा होता तो कर लेते ऐसा, अगर ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता। इनका मतलब यह है कि पास्ट में अगर किया होता है, अब जो कि इरिपेरेबल है, वो अब हो ही नहीं पाएगा क्योंकि वो द थिंग हैज बीन ऑफ द पास्ट। नाउ यू आर कंसीडरिंग इट्स पॉसिबिलिटी इफ यू हैड डन दैट थिंग इन पास्ट। लेकिन अब बस कहने के लिए कह रहे हो, तो पास्ट की बात को अगर आप कंडीशन में बनाकर प्रेजेंट करते हो तो वो क्या हुआ, पास्ट कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, टाइप 3। इट स्पेकुलेट्स या पॉन्डर्स ओवर, आप पुरानी बात पर रिफ्लेक्ट कर रहे हो, पॉन्डर्स ओवर या रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट भी मतलब क्या होता है, पुराने पास्ट को, अतीत को गौर से सोचना उसके बारे में, पॉन्डर्स ओवर और रिफ्लेक्ट ऑन पास्ट इवेंट, पास्ट इवेंट्स अबाउट हाउ, यानी कि जो चीज हुई है अगर वो उस तरीके से हुई होती तो हालात कुछ और होते, या जो चीज हुई है वो अगर दूसरे तरीके से नहीं हुई होती या उस तरीके से नहीं हुई होती तो फिर हालात कुछ और होते। तो इसलिए ही द थिंग्स, हाउ द थिंग्स हैपेंड और डिड नॉट हैपन, माइट हैव अफेक्टेड, माइट हैव हैड सम अदर कॉन्सिक्वेंसेस, ये हम नॉर्मली उसके सोचते हैं कि ये भी हो सकता था। तो हम पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये चीजें क्या है, बेकार है, फ्यूटाइल रिफ्लेक्शन है, अब हम कुछ कर नहीं सकते, इरिपेरेबल है। और दूसरी चीज यह है कि हम नॉर्मली क्या एक्सप्रेस करते हैं, टू एक्सप्रेस, सही कई बार क्या होता है, डिस्गस्ट फील करते हैं, रिप्रोच फील करते हैं अपने आप पे कि यार यही कर लिया होता कम से कम। अब इसमें स्ट्रक्चर को देखिए इसके टाइप 3 की, एक इफ क्लॉज होगी और एक फिर होगी मेन क्लॉज। इफ क्लॉज किसमें होगी, हमेशा हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड मेन क्लॉज किसमें होगी, वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, ये वेरिएशंस हैं, कुड, माइट, ये सब वेरिएशन है।
वुड आपका प्रॉपर है, ठीक, लेकिन ये नहीं कि कुड हैव वाला इधर अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो इधर कुड भी चल जाएगा, माइट भी चल जाएगा, ये नॉर्मल। और इन्वर्जन क्या होगा, हैड विदाउट कंजंक्शन, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म के साथ इन कई बार बीन भी हो सकता है, हैड बीन भी हो सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये हुआ इन्वर्जन। इन्वर्जन कंडीशनल सेंटेंसेस में सिर्फ सेकंड और थर्ड कंडीशनल में अप्लाई होते हैं, बाकी जगह इन्वर्जन नहीं होगा। वुड आपका सेकंड कंडीशनल पे दिखेगा, लेकिन वो सिर्फ वुड होगा वहां पे, यहाँ पे वुड हैव है, इतना ध्यान देना है। वुड हैव या वुड नॉट हैव, वुडंट हैव मिस्ड द ट्रेन। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, वी आर रिग्रेटिंग, वी आर एक्सप्रेसिंग आवर्स रिग्रेट, कि अगर टाइम वेस्ट नहीं किया होता तो ट्रेन मिस नहीं होती। लेकिन ये थिंग इज इररिपेरेबल रहा, यहाँ पर इफ आई हैड या फिर सिंपली हैड आई नॉट, इफ आई हैड नॉट या फिर हैड आई नॉट, हैड ही नॉट एक्यूज्ड मी ऑफ लाइंग, ये वाला जो है ये इन्वर्जन का एग्जाम्पल है। और इफ ही हैड नॉट एक्यूज्ड मी ऑफ लाइंग, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। ये एक सब डिवीजन है, सब डिवीजन फर्स्ट कंडीशनल की। ये किस लिए आता है, टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ। तो हैबिचुअल एक्शन और नेचुरल या फिर इंस्टिंक्टिव एक्शन। इंस्टिंक्टिव वही सारे होते हैं जो कि आपको आप करते हो और आपको पता नहीं चलता, अंदर से एज इट इज आते हैं। सांस लेना, हाथ पैरों को चलना चलते हुए, कुछ भी जो आप करते हो और उसका एक रिएक्शन होता है, तो वो सब क्या है, नेचुरल एक्शंस में आ जाते हैं, नेचुरल हैबिट्स में आ जाते हैं। पानी के नीचे गैस जलाओगे तो बॉईल हो जाएगा वो, अब ये तो क्या है, नेचुरल है, होने होना है। सीमिंग कंडीशन एक होती है ना, दिखने की कंडीशन, दिखने में है सिर्फ कंडीशनल सेंटेंस क्योंकि इफ लगा हुआ, यू डू दिस थिंग द अदर थिंग फॉलो, दिखने वाले ये जो कंडीशनल लगते हैं वो जीरो कंडीशनल में आ जाएंगे। अब इसमें मेन क्लॉज, पहले इफ क्लॉज लिख देते हैं। इफ क्लॉज भी किसमें रहेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मेन क्लॉज भी क्या रहेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये भी प्रेजेंट में और ये भी प्रेजेंट, पर्टिकुलरली इंडेफिनिट में। अब क्योंकि टाइम का पता नहीं, ये तो सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं कि ऐसा होता है, तो इसलिए दोनों प्रेजेंट में रहेंगे। और ये आपकी जो है ना, ये आप फ्यूचर में भी लिखने के लिए लिख सकते हो, लेकिन इसका मतलब यही होगा कि ये एक्शन तय है, होता है। लिखने के लिए आप इसमें विल शैल का यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब एक्शन आपको लगे कि ये एक्शन होता ही होता है, तो वहां पे आप उसको कोशिश यही करिए कि प्रेजेंट में लिखा जाए, लेकिन फ्यूचर में लिखा हुआ आपके सामने है और वो एक्शन नेचुरल है, तो वो भी जीरो कंडीशनल में आएगा। तो वहां पे आपको फ्यूचर में मिल सकता है, लेकिन उसका मतलब यही है, कंडीशन जीरो ही बनेगी। एग्जाम्पल देखिए, इफ यू फिल द पॉट मोर देन नेसेसरी ओवरफ्लोज, इट ओवरफ्लोज या फिर इट विल ओवरफ्लो। अब ये इट विल ओवरफ्लो और इट ओवरफ्लोज दोनों ठीक हैं और कंडीशन, लेकिन फिर भी क्या बनेगी, जीरो कंडीशन ही बनेगी, क्योंकि आपको पता है कि नेचुरल एक्शन ऐसा हो नहीं होना, मोर देन नेसेसरी। तो ये एक नेचुरल फिनोमिनन है कि अगर किसी भी बर्तन में जरूरत से ज्यादा पानी डालोगे, कुछ भी डालोगे, तो वो ओवरफ्लो करेगा ही करेगा।